बुक एजुकेशन क्लासेस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज व्यवस्था। आज की क्लास को शुरू करने से पहले बता दें कि आपको जो क्लासें हमारी टारगेट विद अनिल चैनल पर मिल रही थी वो सारी क्लासें आपको बुक एजुकेशन क्लासेस पर मिलेंगी, क्योंकि उस चैनल का नाम बदलकर बुक एजुकेशन क्लासेस कर दिया है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लें हमारा प्रशासनिक ढांचा क्या है। सबसे ऊपर होती है केंद्र सरकार, जो पूरे देश को देखती है। उसके नीचे होती है राज्य सरकारें। राज्य सरकारें जो है ना, अपने अपने राज्य के लिए होती हैं। उसके नीचे होता है स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन को इंग्लिश में कहते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। एक होता है ग्रामीण क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन, दूसरा होता है शहरी क्षेत्र के लिए स्थानीय स्वशासन। तो जो ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन है उसको पंचायती राज के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग ग्रामीण क्षेत्र का स्थानीय स्वशासन पढ़ेंगे, यानी कि पंचायती राज पढ़ेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। जान लेते हैं कि स्थानीय स्वशासन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास केंद्र सरकार भी थी और राज्य सरकार भी थी, फिर भी हमें स्थानीय स्वशासन की क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई जो हमें स्थानीय स्वशासन पूरे देश में लागू करना पड़ा। तो एक बात बताइए, जैसे कि कोई भी व्यक्ति किसी गांव में रह रहा है या किसी छोटे शहर में रह रहा है, उसको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो वो केंद्र सरकार के पास जाएगा या राज्य सरकार के पास जाएगा। अपनी समस्या को लेकर वो किसके पास जाएगा। अगर उसको छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम्स आती है, क्या वो केंद्र सरकार के पास जा पाएगा? नहीं जा पाएगा वहाँ तक वो, और ना ही वो राज्य सरकार के पास जा पाएगा। तो इसलिए ज़रूरी था कि उस समय में स्थानीय स्वशासन हो, और इस समय में आज हमारे पूरे देश में स्थानीय स्वशासन लागू है और लोग अपनी समस्याओं को आसानी से सॉल्व करवा लेते हैं। और पहले ये सारी व्यवस्था नहीं थी, तो उस समय में हमारे लिए ज़रूरी हुआ कि स्थानीय स्वशासन हो। तो पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य यही था कि विकास जो होगा देश का, यानी कि वो गांव के स्तरों से ही होगा। उसमें जब तक लोगों की भागीदारी नहीं होगी तब तक देश का विकास होना संभव नहीं है। विकेंद्रीकरण का मतलब ये है किसी भी चीज, एक होता है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। मतलब किसी भी चीज को एक जगह केंद्रित कर देना, वो क्या होता है केंद्रीकरण। यानी कि सारी अगर शक्ति हम लोग केंद्र को दे दें, ना तो राज्य सरकार हो हमारे पास, ना ही स्थानीय स्वशासन हो, तो इसको कहेंगे केंद्रीकरण। और इसी शक्ति को हम लोग आपस में बांट दें, जैसे कि केंद्र के पास भी शक्ति हो, राज्य के पास भी शक्ति हो, और स्थानीय स्वशासन में भी अलग अलग पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया जाए, तो इसको क्या कहेंगे विकेंद्रीकरण। किसी भी चीज को अलग अलग बांट देना क्या कहलाएगा? विकेंद्रीकरण। तो इसका क्या उद्देश्य था? पंचायती राज का मूल उद्देश्य था विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। तो चलिए हम देखते हैं कि स्थानीय स्वशासन की आखिर शुरुआत कहाँ से हुई। सन 1880 में भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन थे, जिन्होंने 1882 में जिला बोर्डों की स्थापना की थी। और इन्होंने स्थापना क्यों की थी जिला बोर्डों की? ताकि ग्रामीण लोगों को कुछ सुविधाएं दी जा सकें, और इसीलिए इनको क्या कहा गया था उस समय में? स्थानीय स्वशासन का जनक, और आज भी कहा जाता है। तो अगर पूछा जाता है क्वेश्चन कि स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, तो लॉर्ड रिपन है। और इनका शासनकाल था 1880 से 1884, और इन्होंने 1882 में की थी जिला बोर्डों की स्थापना। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक। अब हम लोग देख लेते हैं कि महात्मा गांधी के विचार क्या था स्थानीय स्वशासन के लिए। तो महात्मा गांधी के विचार, महात्मा गांधी स्थानीय स्वशासन के घोर समर्थक थे कि ये चाहते थे गांव में पंचायत का गठन हो। और इनका एक कथन था, इन्होंने कहा था कि सच्चा लोकतंत्र केंद्र में बैठकर राज्य चलाने वाला नहीं होता, अपितु यह तो गांव के प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग से चलता है।
महात्मा गांधी जी का कहना था, इनका एक कथन था, इन्होंने बोला था कि सच्चा लोकतंत्र जो है ना वो केंद्र में बैठकर सरकार नहीं चला सकता है, अपितु इसमें क्या है, जो गांव के लोग हैं उनकी भागीदारी होना बहुत ही आवश्यक है। उनके सहयोग से देश का विकास हो सकता है। यानी कि कोई भी ऊंचे स्तर से अगर विकास करना चाहे तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे देश की नींव कहाँ से जुड़ी हुई है, गाँव से। इसलिए महात्मा गांधी जी का कहना था कि गांव में पंचायत का गठन हो। तो ये तो हमने पहले की बात जान ली, उस समय में जब स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कैसे हो रही है, ये सारी चीजें हम लोग जान रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं कि संविधान सभा पर। किस पर? संविधान सभा पर। संविधान सभा में क्या बैठक हो रही थी, जिसमें चर्चा हो रही थी कि पंचायती राज व्यवस्था आखिर गांव में लागू की जाए या ना की जाए। तो उसमें देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी का क्या विचार था। उन्होंने कहा था कि भीमराव अंबेडकर जी पंचायती राज व्यवस्था के पक्ष में नहीं थे। ये क्यों नहीं पक्ष में थे? क्योंकि ये इनका मानना ये था कि जो गांव में बड़े लोग हैं, बड़े लोग का मतलब जो अभी मतलब कि या जनरल कैटेगरी में आ रहे थे उस समय में, या तो पहले से ही मतलब ऊंचे स्तर पर जो लोग थे, वो लोग क्या करेंगे, अपने हाथन में शासन व्यवस्था को ले लेंगे। यानी कि वही प्रधान बन जाएंगे। जो भी मतलब कि वो आया करेगा वो अपने हिसाब से मतलब कि गांव में जो स्थानीय स्वशासन है अपने हिसाब से चलाया करेंगे। जो दबे कुचले जो नीचे स्तर के लोग हैं, दलित लोग हैं, ये लोग नीचे के नीचे ही रह जाएंगे, इनको ये लोग शासन नहीं करने देंगे। इनका मानना ये था उस समय में। फिर भी जब यहाँ तो ये पक्ष में नहीं है, यहाँ तो विपक्ष में जा रहे हैं, लेकिन उधर क्या, गांधी जी इसके समर्थन में गांधी जी चाह रहे हैं कि गांव में स्थानीय स्वशासन लागू हो, पंचायतों का गठन किया जाए। लेकिन इधर तो ये मान नहीं रहे हैं अम्बेडकर जी। तो फिर भी उस समय में क्या किया, निर्णय ये लिया गया, राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 40 में पंचायतों का गठन रख दिया गया। लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में लिखने का मतलब ये था इनका कि राज्य चाहें तो अपने यहाँ स्थानीय स्वशासन लागू कर सकते हैं, अगर ना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। मतलब अभी बाध्य नहीं किया गया। अभी केवल क्या, अगर राज्यों की इच्छा पर डिपेंड कर रहा है कि अगर वो चाहें तो लागू कर सकते हैं, अगर नहीं चाहें तो नहीं भी लागू कर सकते हैं। कोई मतलब अभी बाध्य नहीं किया गया। इसीलिए इन्होंने किसमें डाल दिया था, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो अभी तक क्या, अभी हमारा जब उसके बाद क्या हुआ, हमारा सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ, और देश आज़ाद होने के बाद हमारे पास कैसी सरकार थी, अंतरिम सरकार थी। तब तक तो ऐसे ही सब कुछ चलता रहा। लेकिन जब 1952 में हमारे देश के प्रधानमंत्री कौन बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इनका ध्यान किस तरफ गया, गांवों के विकास की तरफ गया। तो इन्होंने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू द्वारा ग्रामीण विकास के लिए चलाए गए प्रोग्राम कौन कौन से इन्होंने प्रोग्राम चलाए थे। जवाहरलाल नेहरू ने गांव के विकास के लिए 2 अक्टूबर 1952 को इन्होंने चलाया था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ये डेट 2 अक्टूबर ही क्यों रखी गई थी, क्योंकि 2 अक्टूबर को क्या हुआ था, महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। और महात्मा गांधी जी क्या थे, गांव का विकास करना चाहते थे, और ये पंचायती राज व्यवस्था यानी कि किसमें फेवर में थे, ये चाहते थे गांव का विकास हो। इसलिए ये डेट 2 अक्टूबर इन्होंने रखी। 2 अक्टूबर 1952 को इन्होंने क्या, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। इसको बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं, क्योंकि गांधी जी इसके फेवर में थे। तो इन्होंने क्या किया, 2 अक्टूबर को शुरुआत कर दी। और सन 1952 तो है ही, क्योंकि 1952 में आई थी जवाहरलाल नेहरू की सरकार। फिर दूसरा इन्होंने प्रोग्राम एक और चलाया था 2 अक्टूबर 1953 को, जिसका नाम था राष्ट्रीय प्रसार सेवा। लेकिन ये दोनों प्रोग्राम इनके क्या, असफल रहे। तो इनको बड़ी चिंता हुई कि हम तो गांव का विकास करना चाहते हैं, दो प्रोग्राम चलाए, दोनों ही असफल रहे। तो इन्होंने आगे क्या किया, तो इन्होंने एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की। इन्होंने बलवंत राय मेहता से कहा कि हमने 2 प्रोग्राम चलाए, हमारे दोनों प्रोग्राम असफल रहे गांव के विकास के लिए, तुम इनकी जांच करके बताइएगा कि आखिरकार हमसे कमी क्या रह गई, इसमें क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी जो दोनों ही प्रोग्राम असफल हुए। तो इन्होंने जब
कमेटी गठित की बलवंत राय मेहता समिति सन 1957 में, यानी कि 52 में इनकी सरकार आई। इन्होंने 2 प्रोग्राम चलाए, वो प्रोग्राम 5 साल तक, यानी कि गैपिंग कितना आ रहा है 5 साल का, तो आसानी से याद रख सकते हैं। 1952 में किसकी सरकार आई थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। इन्होंने 1952 में क्या ग्रामीण विकास प्रोग्राम चलाया था, जिसके बाद इन्होंने 5 साल के बाद 1957 में बलवंत राय मेहता समिति को गठित किया था। तो उस समिति को क्या इन्होंने जांच के लिए समय दिया। उन्होंने कहा चलिए हमें जांच के लिए समय दीजिए, जो हम मतलब कि हर जगह जा करके इस चीज़ पर रिसर्च कर सकें, जान सकें, कि लोगों से पूछताछ करेंगे तभी तो जानेंगे ना क्या कमी रह रही है हम। तो जब इन्होंने जांच करने के बाद इन्होंने असफल होने का कारण बताया कि बलवंत राय मेहता जी ने, इन्होंने कहा कि जन भागीदारी का अभाव, यानी कि आप गांव का विकास कर रहे हो, यानी कि गांव के लोग ही इसमें क्या भाग नहीं ले रहे हैं। इन्होंने कारण क्या बताया? जन भागीदारी का अभाव। फिर इन्होंने अपने उसमें सुझाव दिया कि सुझाव क्या दिया? इन्होंने कहा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण अपनाने का इन्होंने क्या सुझाव दिया। तो और इन्होंने क्या कहा? त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया। इन्होंने कहा त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव दिया। इन्होंने कहा कि जो पंचायत है इसको 3 भागों में डिवाइड किया जाए। एक तो ग्राम पंचायत होनी चाहिए, यानी कि ग्राम स्तर पर होनी चाहिए, और एक होनी पंचायत समिति होनी चाहिए, यानी कि ब्लॉक स्तर पर, और जिला परिषद या जिला पंचायत होनी चाहिए जो जिला स्तर पर होनी। इन्होंने क्या है, स्थानीय स्वशासन को कितने भागों में डिवाइड किया है? इन्होंने 3 भागों में। इन्होंने क्या त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया था, किसने? बलवंत राय मेहता ने। इस चीज को बहुत ही ध्यान रखना है कि त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा कौन सा सुझाव दिया गया था? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का सुझाव। और बलवंत राय मेहता को पंचायती व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। इस चीज को, इस लाइन को भी बहुत ही ध्यान में रख लेना है कि बलवंत राय मेहता को क्या पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक भी कहा जाता है। ये दोनों ही लाइनें ध्यान में रख लेनी है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक किसको कहा जाता है? बलवंत राय को। और पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता को, क्योंकि स्टार्टिंग यहीं से हुई है ना, तो इनको क्या कहा गया? वास्तुकार। और फिर क्या हुआ आगे? जब इन्होंने ये फैसला दिया कि इन्होंने ये निर्णय सुनाया कि इन्होंने ये सुझाव दिया कि किसने? बलवंत राय मेहता ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को, तो उनको ये बात अच्छी लगी कि हाँ सही है, ये तो इन्होंने बहुत ही अच्छा बताया, इनका जो सुझाव था बहुत ही इनको पसंद आया। किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इन्होंने क्या किया? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को क्या ट्राई करना सोचा, यानी कि प्रैक्टिकल कोई भी किसी भी चीज को मतलब बना के अब तैयार करोगे ना, तो उसका प्रैक्टिकल करोगे। तो इन्होंने क्या किया? ट्राई करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की? आंध्र प्रदेश में लागू की, ट्रायल के आधार पर। अगर ट्रायल के आधार पर पूछी जाए तो कहाँ पर इन्होंने लागू की? आंध्र प्रदेश में। जब आंध्र प्रदेश में लागू करके देखी तो वहां पर इनको सफलताएं, मतलब कि अच्छे रिजल्ट मिले। तो इन्होंने क्या किया? भारत सरकार ने राज्यों को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के लिए कहा। तो इन्होंने बोल दिया कि ऐसे ही बोल दिया भारत सरकार ने कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाइएगा, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री थे। प्रधानमंत्री तो पूरे देश का होता, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश की राज्य सरकारों को क्या बोल दिया कि पंचायती राज व्यवस्था लागू की जाए। अभी भी क्या है? अभी बोल दिया, केवल अभी संवैधानिक दर्जा नहीं मिला है। अभी भी किसी प्रकार से किसी को जबरदस्ती बाध्य नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो राज्य की इच्छा पर निर्भर करता है, वो चाहे तो करे और ना चाहे तो ना करे। तो 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला राज्य कौन सा बना था? राजस्थान के नौगढ़ जिले के बगदरी गांव में अपनाई गई थी 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था। अगर कोई पूछे कि पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना था? राजस्थान। और राजस्थान का कौन सा जिला था? नागौर। और नागौर जिला का कौन सा गांव था? बगदरी गांव था। क्योंकि वो तो आंध्र प्रदेश में सबसे पहले ट्राई किया गया था ना, ट्रायल के आधार पर है आंध्र प्रदेश। उसके बाद जब लागू कहाँ पर की गई थी? लागू कहाँ पर? बगदरी गांव में की गई थी, जो राजस्थान का था। और उसके बाद दूसरे नंबर पर कहाँ पर की गई थी? 11 अक्टूबर सन 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की थी। कहाँ पर?
आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में दूसरे नंबर पर। और आंध्र प्रदेश कैसा राज्य बना था कि सबसे पहले पूरे राज्य में लागू करने वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। इसमें केवल एक गांव में लागू हुई थी, बगदरी गांव में। इसमें सबसे पहले पूरे राज्य में, तो सबसे पहले अगर पूरे राज्य में पूछी जाए तो आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखेंगे, फिर उसके आगे आएगी जितनी भी समितियां हैं, सारी समितियां, और 73वां संविधान संशोधन, और जितने भी संबंधित इससे फैक्ट हैं पंचायती राज व्यवस्था थे, अगली क्लास में लेकर के आएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।